हेलो, कैसे हैं आप। आज हम माइक्रो टीचिंग में शिक्षण सूत्र क्या है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर समय समय पर सीखने के नियम बनाए और सीखने के आवश्यक तत्वों का भी ज्ञान करवाया। शिक्षा शास्त्रियों ने इन तथ्यों को अनुमानित कर ऐसे सूत्रों की रचना की जिसकी सहायता से एक शिक्षक अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। इन सूत्रों को शिक्षण सूत्र कहते हैं। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे नियम जो जिनके वजह से शिक्षक अपने शिक्षण को सफल बना सकता है, वो शिक्षण सूत्र है। जिन शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण सूत्रों के निर्माण में सहयोग दिया, उनमें नाम है हर्बर्ट स्पेंसर का और कमेनियस का। ये दो नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शिक्षण सूत्र इस बात पर ज्ञान देते हैं कि पाठ्य वस्तु को कहाँ से आरंभ किया जाए और किस दिशा में बढ़ाया जाए। कुछ शिक्षण सूत्र इस प्रकार से हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर और संपूर्ण से अंश की ओर। ये मुख्य जो 9 हैं वो शिक्षण सूत्र प्रमुख रूप से हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। पहला हमारा शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बालक ने किसी भी माध्यम से कुछ सीख लिया, वो सीखना ज्ञात है, और उस सीखे हुए को आधार बनाकर अज्ञात को सीखने की कोशिश करना या उसके सहारे से जो कुछ भी वो सीखेगा वो उसके नवीन ज्ञान का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह से वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएगा। दूसरा है सरल से कठिन की ओर। कक्षा में शिक्षक प्रारंभ में सरल प्रश्न हल करवाता है ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, और फिर वो धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर अग्रसर होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। देखिए, कक्षा में अध्यापक को चाहिए कि जब वो पढ़ा रहा है तो सबसे पहले विद्यार्थियों को उन वस्तुओं का ज्ञान करवाए जिनसे बालक का प्रत्यक्ष संबंध है। उसके बाद उसका ज्ञान करवाए जिससे अप्रत्यक्ष संबंध है। जैसे सबसे पहले कपास का पौधा दिखाना चाहिए, उसके बाद हम संसार के प्रमुख कपास उत्पादक प्रदेशों का ज्ञान करवाएं तो बेहतर होगा। यदि हम प्रारंभ में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि संसार में प्रमुख कपास उत्पादक देश ये हैं, जबकि बच्चे कपास के पौधे को ही नहीं देखा, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो प्रत्यक्ष है उसको दिखाएं और उसके पश्चात उस प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का संबंध स्थापित करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संपूर्ण से अंश की ओर। गेस्टोल्डवादी क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में देखते हैं, उसके बाद हम उसके पार्ट्स को या खंड को देखते हैं। जैसे अगर यदि हमें मानव शरीर की विभिन्न हड्डियों का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हम उससे पूरा अस्थि पंजर या स्केलेटन दिखाकर उसके विभिन्न अवयव जैसे हाथ पैर की हड्डियों आदि का अध्ययन करवाना चाहिए। यानी छात्र को पहले संपूर्ण पाठ की रूपरेखा बता दें और फिर उसके पश्चात प्रत्येक पाठ के खंड करके अलग अलग रूप से उसको पढ़ाया जाना चाहिए, और इसी से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को सुविधा रहती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। वे वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो स्थूल है, और जिनकी हम कल्पना करके परिणाम पर पहुंच सकते हैं वो सूक्ष्म है।
मान लीजिए कक्षा में मैं बच्चों को नागरिकता का, सत्य का, अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहती हूँ, तो बच्चे समझेंगे नहीं क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो अच्छा होगा कि यदि हम महापुरुषों की जीवनी के बारे में बताएं और बताएं कि किस प्रकार से उनका जीवन त्याग, अहिंसा, नागरिकता इत्यादि पर आधारित था। उनकी जीवनी को पढ़कर बच्चे अच्छे से जो सूक्ष्म चीज़ें हैं उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए, क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ाता है तो वो कुछ विशिष्ट तथ्य और घटनाओं को प्रस्तुत करता है और उसके बाद वो उसका सामान्यकरण करता है। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे कि यदि शिक्षक ये समझाना चाहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो कोण के समान है, तो त्रिभुज का ये सामान्य गुण वो अपनी ओर से नहीं बताएगा। शिक्षक को चाहिए कि वो पहले शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाने और उनमें से प्रत्येक के तीनों कोण बनाकर परिणाम अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित करने को कहता है। जब शिक्षार्थी ऐसा करते हैं तो वो स्वयं यह सामान्यकरण करते हैं कि कैसा भी त्रिभुज हो और उसके तीनों कोणों का योग सदा ही दो समकोण के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अनुभव से तर्क की ओर। विद्यालय में आने से पहले स्टूडेंट्स को अनेक अनुभव हो चुके होते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है, प्रतिदिन सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ये सारी बातें स्टूडेंट्स को पता होती हैं। लेकिन इनके कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये कारण, ये घटनाओं के जो कारण हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं। अतः अनुभव को आधार बनाकर उनके कारणों को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है, जिसे अनुभव से तर्क की ओर बढ़ना कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। देखिए, मनोवैज्ञानिक क्रम का संबंध विद्यार्थी की रुचि से, उसकी अभिवृत्ति से, आवश्यकताओं आदि से है, जबकि तार्किक क्रम जो है उसका संबंध है विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने से। जैसे यदि हम ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि पढ़ना चाहते हैं तो पहले ये स्पष्ट करना होगा कि ऑक्सीजन किस प्रकार हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो संभवतः विद्यार्थी ऑक्सीजन गैस बनाने के अध्ययन में रुचि लेंगे और ये शिक्षण सूत्र विषय के प्रति रुचि को विकसित करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। किसी भी शिक्षण विषय की संपूर्ण विषय सामग्री को पहले पूरा अध्ययन करते हैं, उसके बाद उसे खंडों में बांट के प्रत्येक खंड का अध्ययन करते हैं और फिर इन खंडों को जोड़कर, इन पार्ट्स को जोड़कर विषय सामग्री का संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार विश्लेषण करने से विषय सामग्री का ज्ञान हो जाता है और संश्लेषण उस ज्ञान को सुनिश्चित करता है। जैसे भूगोल, गणित, विज्ञान, व्याकरण, इन सब का विश्लेषण बहुत ही ज़रूरी है। समस्या का विश्लेषण करते समय नवीन समस्या के उत्पन्न हो जाने पर उसका समाधान संश्लेषण द्वारा किया जाता है। अतः ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, यानी संश्लेषण और विश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी पहले विषय सामग्री को पूरा अध्ययन और फिर उसके बाद खंडों में बांटकर उसका अध्ययन।